जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग कुछ कुछ सेक्शन होते हैं जो मतलब चीज़ें हैं जो इजीली समझ नहीं आती हैं, तो उसको मैं आपको कवर कर रहा हूँ। आपके लिए काफ़ी ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। और क्लाइमेटोलॉजी जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जियो फिजिकल ज्योग्राफी का, तो उसके ही सीरीज़ में हम कुछ यहाँ पे वीडियोस या कुछ लेक्चर्स को देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बेसिक, और हम आगे सारी चीज़ों को कवर करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं आप सभी को कि हम लोग का जो स्टडी कैपिटल का है हर वर्ष की जैसे इस वर्ष भी आपको जो 2024 में आपके सीयूटी पीजी का एग्जाम होने वाला है उसका कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग जुड़ सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उस पे आपको जो भी चीज़ें पीडीएफ है, जो मटेरियल है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप सारे लोग वहाँ पे जुड़ सकते हो। सो स्टार्टिंग टू द कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने पे सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब कि वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टॉपिक में जाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको सिलेबस है, जो सीयूटी पीजी का जो सिलेबस है उससे ही लिया गया है, ज्योग्राफी के पार्ट से ही। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन 2 है, वो 11 नहीं है, वो 2 है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब वायुमंडल का संरचना और उसका संगठन जो है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर हम कल इंसोलेशन और हीट बजट के बारे में बात करेंगे, सूर्य तप और जो जो हीट बजट है आपकी, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें आपकी जो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, जो पेटियां हैं, वायुदाब पेटियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से एटमॉस्फेरिक और सॉरी वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जो उसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका वितरण है, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टाइप ऑफ विंड्स पढ़ेंगे और उनके क्या क्या चीज़ें, प्लेनेटरी विंड्स हैं, पीरियोडिक हैं, लोकल विंड्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और क्लाइमेट में जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर किस तरीके से वैरी करता है, अलग अलग रीजन में क्या चीज़ें हैं, उस क्या क्या कारक हैं तापमान के, जो वितरण में जो विभिन्नता है उसके कारण क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। और टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है इसको समझेंगे। फिर आता है मॉइस्चर, जो वायुमंडल आर्द्रता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले ह्यूमिडिटी और टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलेगा। फिर एवाप्रेशन और कंडेंसेशन की जो वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया है उसको हम लोग समझेंगे। और फिर आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट विल कवर इट। ठीक है, फिर आपका टाइप्स, रीजनल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, मानसून के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियन मानसून जो है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में मेनली हम पढ़ते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। फिर आते हैं आपके वायु राशियां, यानी एयर मासेस एंड फ्रंट्स, जो वायु राशियां हैं और वताग्र हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस, जो आपके उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वहीं पे एंटी साइक्लोन भी आएगा, परिचक्रवात है। एल नीनो जो है, एल नीनो ला नीनो का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है आपका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो आपके कोपेन के द्वारा, थॉर्नवेट के द्वारा, त्रिवार्था के द्वारा जो आपके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, क्लाइमेटिक रीजन, वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और आपका फिर ये है जो कि जनरल है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, जो ऊपर की चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव। ओके, तो सबसे पहले अभी, क्योंकि एक बेस बैकग्राउंड तैयार करना है, ठीक है, तो जैसे कोई भी स्टोरी शुरू होती है, मूवी शुरू होती है, तो उसकी थोड़ी स्टार्टिंग जो है वो आपको बोरिंग लग सकती है या थोड़ा सा बेसिक होता है, क्योंकि वो आपको पता भी हो सकता है, मूवी में नहीं पता होता है, यहाँ पे पता होगा, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर क्या है यू ऑल नो। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है वो डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, बट स्टिल आई हैव टू राइट कि
एटमॉस्फेयर क्या है, आप हमेशा सुनते हैं कि एक जो आपके अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट है, ठीक है। वो ब्लैंकेट जो हम लोग को यूवी रेस से या अलग अलग चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, या अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है, वो चादर, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। यू ऑल नो। सो वही यहाँ पे लिखा है, आवर प्लैनेट इज एनवलप्ड बाय अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर गैसेस से बनी एक चादर है, जो क्या कर रही है, several thousands of किलोमीटर above its surface, अर्थ सरफेस से काफी ऊपर तक है। These gaseous cover of the earth is known as the atmosphere। यही जो गैसियस कवर है, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। तो ये आपकी अगर अर्थ है, ठीक है, और इसके आपको क्या है, इसके चारों इसके चारों ओर क्या है, आपको एक ब्लैंकेट सी है जो कि गैसेस से बनी हुई है। इसी ब्लैंकेट को हम क्या कह रहे हैं, दिस ब्लैंकेट इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर के नाम से जान रहे हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे दिया, विच इज वेरी बेसिक। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो आपका वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक क्या प्रेशर क्या है, अभी जो ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जैसे आपके ऊपर सीवीटी, आपको सीवीटी पीजी देना है, ठीक, तो आपके ऊपर उसका प्रेशर है। इन द सेम वे आपके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एयर लाई कर रही है, तो कुछ उसका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आपके ऊपर। तो इन द सेम वे क्या है, द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो पृथ्वी है, धरातल है, उस पे जो वायुमंडल, ये जो प्रेजेंट है, जो एयर प्रेजेंट है, उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर, अगर मैं हाथ रख दूंगा या किसी चीज पे मैं हाथ रख दूंगा, तो वो क्या है, मेरे हाथ का उस पे प्रेशर लगेगा ना। तो इन द सेम वे अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो उसका प्रेशर लग रहा है अर्थ पे, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओ द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट, वेट के कारण दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही प्रेशर क्या है, इसको ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे, समुद्री तल पे सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक टोपोग्राफी बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक, ये आपका क्या है, अभी मैंने यहाँ पे माउंटेन से लेके आपको प्लेन तक चीजें बनाई हैं, और ये सी लेवल है। अभी यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग प्रेशर लेवल है, ठीक है, जिसको मैं अभी ब्लू से ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो इस पे क्या है, यहाँ पे लेट्स से एक आपका यहाँ तक कुछ एयर लाई कर रही है, ठीक है, ये आपको एक एयर का कुछ पार्सल है, ठीक। फिर एक यहाँ पे भी होगी, ठीक है, ये मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो ये पूरा कंटिन्यू ही होगा, ठीक। फिर एक यहाँ पे भी होगी, फिर एक यहाँ पे भी होगी आपकी एयर, ये सारी एयर है, ठीक है, ये एयर पार्सल है। यहाँ पे सब जगह क्या है, आपको एयर देखने को मिल रही है, ठीक है, एयर देखने को मिल रही है। इसके इसका मतलब क्या है, सबसे कम प्रेशर कहाँ पे होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, सिर्फ एक, लेट से सिर्फ यही वाली आपकी क्या है, जो एयर पार्सल है, वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रही है इस पॉइंट पे। लेकिन जब आप यहाँ पे आ गए तो दो लेयर का प्रेशर है, ठीक। जब आप यहाँ पे आ गए तो आपको तीन लेयर का प्रेशर है, ठीक। और जब आप यहाँ सी लेवल पे आ गए तो आप देख पा रहे हैं जितनी भी ऊपर एटमॉस्फेयर है, जितनी भी एयर है, उस सब का प्रेशर इस सी लेवल पे लगेगा, ठीक है। तो लेट से अगर इसको एक, दो, तीन और चार कहें, तो चारों लेयर्स का प्रेशर आपको सी लेवल पे लगेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहाँ पे है, वो है सी लेवल पे, ठीक है। जो कितना मेजर किया जाता है, वो कितना बताया जाता है, वो है आपका 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब प्रति सेंटीमीटर में। मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बताऊं, तो इस पे क्या है, इस सॉरी इतने एरिया पे क्या है, 103 ग्राम का आपका प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे कितना लग रहा है, 1034 ग्राम का प्रेशर आपका लग रहा है इस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और किस तरीके से सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए।
ठीक। नेक्स्ट, मूविंग टू द मेन सेक्शन जो हमारा है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। अभी तो बेसिक था, तो अभी यहाँ पे क्या है, आपका वायुमंडल की परिभाषा दी गई है, हिंदी में बताया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का जो विशाल जो पृथ्वी का अखंड अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी है कि पृथ्वी के चारों ओर जो एक चादर है, गैसों से बनी चादर है, ठीक है, जो उस चादर को ही हम क्या कह रहे हैं, वायुमंडल कह रहे हैं। इसकी हाइट आपको वेरी करती है, आपको जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो 16 टू 29,000 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। इट वेरीज, ठीक है, बहुत जगह अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं। ओके, आप अगर अर्थ सरफेस से, लेट से ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस से आप 29 किलोमीटर की हाइट तक जाओगे, ये अगर 29 किलो, ये आपका किलोमीटर है, 29 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको क्या है, 97% जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वायुमंडल का जो 97% भाग है, वो आपको 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आप 16 किलोमीटर तक रहोगे, अगर ये 16 किलोमीटर तक है यहाँ पे, ठीक है, ये 16 किलोमीटर है, तो ये 75% भाग है इसका, ठीक है, 75 तक। 29 तक गए तो 97% भाग पूरा एटमॉस्फेयर का आ गया। लेकिन अगर आप 32 किलोमीटर तक जाओगे, लेट से ये 32 किलोमीटर तक आ गए आप, तो आपको क्या है, ये 99% एटमॉस्फेयर जो है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की हाइट तक पूरा देखने को मिल जाता है। उसके बाद बहुत ही कम गैसेस वगैरह बचती हैं, जिसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दी गई है। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जो आपने देखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 78 21 00 0.03। तो यहाँ पे आपको 78 याद नहीं रखना है कि यहाँ पे किस गैस का कितना प्रपोर्शन है, यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक याद रखनी है चीजें, ठीक है। सो दिस टेबल शोज दी परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग, वायुमंडल में जो अलग अलग गैसेस हैं, उसका यहाँ पे कंपोजिशन दिया गया है, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो प्रपोर्शन है वो है आपका नाइट्रोजन का, वी ऑल नो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा क्या है आपका नाइट्रोजन, ठीक, कितना प्रतिशत है, तो ये वायुमंडल के 78.08, जो एटमॉस्फेयर अगर 100 यूनिट है, 100% है, तो उसमें 78.08% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, वो आपका क्या है, नाइट्रोजन है। सेकेंड नंबर पे आपकी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कितनी है, ये 21% नहीं है, ये कितनी है, 20.94%, ठीक है, 20.94% जो है वो है आपकी ऑक्सीजन है। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक याद रखना है आपको। फिर थर्ड नंबर में कार्बन, जनरली फ्लो में लोगों को लगता है, पर कार्बन नहीं है, इट्स आर्गन, ठीक है, जो आर्गन है आपकी वो थर्ड नंबर पे है, और वो कितना परसेंट है, 0.93%, ठीक है, 0.93%। और फिर फोर्थ नंबर पे है वो है आपका CO2, 0.03%, 0.03%। फिर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन। तो अभी अब ऊपर बच्चों ने क्या किया है, ऊपर के चार याद कर लिए, तो ऊपर का नहीं पूछ रहा है वो सीक्वेंस, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सबको रटा हुआ है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और CO2 है, ठीक है। लेकिन अभी नीचे जो बहुत ही क्या कहते हैं आपकी ट्रेस गैसेस हैं, ठीक है, जो बहुत ही कम अमाउंट में है, उनका सीक्वेंस पूछ रहा है, तो आपको वो याद रखना है कि फिफ्थ नंबर में क्या है आपका, नियॉन है, जो कि है आपका 0.001%। इसमें आपको परसेंट नहीं पूछेगा, इसमें आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन और फिर हाइड्रोजन है, ठीक। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, ये याद होगा ऊपर वाला आपको, होपफुली नीचे वाला जो है वो आप इसको याद करिएगा, ये पूछते हैं कभी कभी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर वेट, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे ओजोन गैस है, ठीक, ओजोन लिखा है, O3 लिखा है, तो ओजोन क्या है, आप सबको पता होगा, ओजोन डिप्लेशन सुनते रहते हैं हम लोग। तो ओजोन क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, विच इज एक्चुअली टाइप ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का ही एक टाइप है। लेकिन ऑक्सीजन में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, O2 ना, लेकिन जब दो में एक और ऑक्सीजन आपको मिलता है या रिएक्ट कर जाता है, तो O3 बनता है, ठीक है, जिसके पीछे एक अलग
रिएक्शन है वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो जब आपके ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं मिलते हैं तो वो क्या बनाता है, वो O3 बनाता है, ओजोन बनाता है, ठीक है। तो इट फॉर्म लेस देन 0.00005% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो पूरे एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो उसमें ओजोन का परसेंटेज बहुत ही कम है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है। और ये पूरे एटमॉस्फेयर में नहीं देखने को मिलती, ये आपको कहाँ पे, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जो आपका समताप मंडल आई थिंक जिसको बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको हिंदी में, तो वहां पे ये आपको मिलती है मेनली। और ये क्या है, ये आपको 20 से 25 किलोमीटर की हाइट पे देखने को मिलता है। कहीं 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 पे 22 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 20 से 25 22 किलोमीटर, वो सारा एक आपको रेंज याद रखना है, ठीक है। तो मेनली आपको इस रेंज पे ये देखने को मिलती है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड एट हायर एल्टीट्यूड्स एंड ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड, तो हायर एल्टीट्यूड में फॉर्म करती है। और इसका रोल क्या है, आप सबको पता है कि जो भी यूवी रेज आ रही हैं सन से, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, जो स्किन कैंसर वगैरह कॉज करती हैं, तो उनको ये रोकने में मदद करती हैं, उनको अर्थ में पेनिट्रेट नहीं करने देती हैं, ठीक है। सो ओजोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्लॉकिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हैं उनको रोकने में इनका सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। और भी गैसेस हैं जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है, बहुत ही लो क्वांटिटी में है, जैसे कि नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन एटसेट्रा, ठीक है। जो मैंने पिछले टेबल पे सीक्वेंस बताया है वो आपको ध्यान रखना है, जो ट्रेस अमाउंट की गैसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज हिंदी में लिखी है कि वायुमंडल में अति अल्प मात्र में पाए जाने वाले ओजोन का सर्वाधिक जो संद्रण है वो 20 से 35 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा, तो आप इसको 20 से 25 ही याद रखो, क्योंकि मेनली यही देखने को मिलता है 20-22 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर के ऊंचाई पे आपको ओजोन पाई जाती है। ओजोन जो है वो क्या कर रही है, ओजोन सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणें, जो पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेज हैं, उनको रोकने में उनका योगदान है, उनको रोकती हैं, ठीक है। और आप सबको पता है जो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है, वर्तमान में सीएफसी एवं अन्य ओजोन क्षरण पदार्थ, मतलब जो ओजोन डिप्लेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें सीएफसी का एक काफी बड़ा रोल है। बढ़ती मात्रा के कारण आपको जो ओजोन क्षरण देखने को मिल रहा है, जो ओजोन डिप्लीशन है, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और भी लाइट गैसेस हैं काफ़ी सारी, ठीक है। तो जैसे हैवी गैसेस की बात करें, जो भारी गैसेस हैं, उसमें आपका आता है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हैवी गैसेस के अंतर्गत हैं। वहीं लाइट गैसेस जो हल्की गैसेस हैं उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा अ, जो और गैसेस हैं, जैसे क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक है, अभी हम लोग आएंगे मेन कंटेंट पे। फिर और चीजें हैं, जैसे वाटर वेपर है, ठीक है, जो आपका जलवाष्प है, तो वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर होता है, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक। तो वो क्या है, वाटर वेपर क्या है, अभी वाटर वेपर की डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं आपसे, ठीक। तो वाटर वेपर की बात अगर हम करें, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे क्या है, आपका जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है वो घटता जाता है, ये ध्यान रखिएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ साथ वाटर वेपर का कंटेंट घटता जाता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा सर इसलिए क्योंकि आपका जो एवापोरेशन हो रहा है, जो वाष्पीकरण हो रहा है, तो वो कहाँ से हो रहा है, सरफेस से हो रहा है। और एटमॉस्फेयर जो है, वाटर वेपर है, जो वाटर है वो हैवी है, तो हवा उसको बहुत ज्यादा हाइट तक अपने साथ नहीं ले जा सकती है, ठीक। तो वो कुछ हाइट तक ही लिमिटेड रहेगा, आप बहुत हाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको वाटर वेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एज यू गो हायर इन हायर एल्टीट्यूड, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विल डिक्रीज, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ वाटर वेपर कंटेंट घटता जाता है। इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स दी पोल, इक्वेटर से मतलब कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ भी मात्रा इसकी घटती है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर में क्या है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण एवापोरेशन ज्यादा हो रहा है और वहां पे वाटर वेपर कंटेंट भी ज्यादा होगा। लेकिन पोल पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो वहां पे एवापोरेशन भी कम होगा और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा भी कम होगी।
its maximum amount in the atmosphere could be up to 4% which is found in the warm and wet climate। ये क्वेश्चन आया था अभी हाल ही के पेपर में किसी में कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये 2023 के पेपर में ही था शायद। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम अगर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर कंटेंट होगा या वाटर वेपर का कंटेंट होगा एटमॉस्फेयर में, तो वो मैक्सिमम 4% हो सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के उसमें 4% भाग उसका हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। और ये कब देखने को मिल सकता है? जब वार्म और वेट क्लाइमेट हो, मतलब उष्मा भी बहुत ज्यादा हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो, और आपकी नमी भी, मॉइस्चर कंटेंट है जब बहुत ज्यादा होता है, वैसे रीजन में आपको ये देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम 4%, और ये क्वेश्चन आया था तब भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। वही यहाँ पे लिखा है, वायुमंडल में आयतानुसार 4% जलवाष्प की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। मतलब 4% मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा जो मात्रा है वो भूमध्य रेखा के आसपास है। मतलब जो आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, उसके आसपास आपको देखने को मिलता है। और न्यूनतम मात्रा जो है वो कहाँ पे है? ध्रुवों पे। इसका मतलब कि 0 से आप जब 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, तो आपका जो वाटर वेपर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो आपका क्या है? डिक्रीज करेगा। ओके, वही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप इस बेल्ट में ट्रॉपिकल रीजन पे इक्वेटर के आसपास क्या है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हाई है। टेम्परेचर हाई होने के कारण प्रेसिपिटेशन हाई है, वेपर ट्रांसपिरेशन हाई है, मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ेगा। भूमि से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है। तो ये वो 4% कंटेंट के लिए नहीं है, 90%। ठीक है, जो ओवरऑल आपका 100% अगर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, अगर वायुमंडल में 100 मान लो, हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट क्या है? वाटर वेपर है। तो 100 में जो 90 पार्ट है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो 5 किलोमीटर की हाइट के नीचे ही रहेगा। ठीक, ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अगर 100 यूनिट है एटमॉस वाटर वेपर, तो उसमें 90 जो है वो इक्वेटर के 5, इक्वेटर कह रहा हूँ, सरफेस के 5 किलोमीटर की हाइट तक मिलेगा। ठीक, तो ऐसे कभी कभी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, तो ध्यान रखना है, हर एक स्लाइड का एक अपना वैल्यू है। ठीक, फिर पार्टिकुलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, एसपीएम जिसको बोलते हैं, पार्टिकुलेट्स मैटर है। तो पार्टिकुलेट क्या होते हैं? जो भी आपको एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल हैं या जो सॉलिड पार्टिकल हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो भी ठोस पदार्थ प्रेजेंट है वो आपके पार्टिकुलेट्स कहते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो डस्ट उड़ रहा है। ठीक है, तो डस्ट उड़ने के कारण वो क्या है? सॉलिड कंटेंट है, सॉलिड मटेरियल है, तो वो पार्टिकुलेट्स कहलाता है। डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल्स, पॉलन, स्मोक, शूट, वॉल्केनिक एसेस, जो भी चीजें हैं वो सब पार्टिकुलेट्स हैं। तो धूल कण बोलते हैं डस्ट माइट्स। ऐसे एरोजोल, इन्हें एरोजोल भी कहा जाता है। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाले धूल कण आर्द्रता ग्रही नाभिक का कार्य करते हैं। तो ये न्यूक्लियाई का वर्क करते हैं, और फिर इसमें जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट है वो इस पे जाके कंडेंस होता है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियाई का काम करते हैं। धूल कण सौर विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्ण द्वारा उष्मा अवशोषित करते हैं, और इनका काम है ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जो भी सनलाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, ट्रैपिंग भी करते हैं, जो भी आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। ठीक, तो ये चीज है जो आपको यहाँ से जानना है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी हमने कंपोजिशन की बात की है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर की बात करें मतलब कि उसकी संरचना कैसे हुई है। ठीक है, किस चीज कैसे बना है, किस चीज से मतलब कैसे बना है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक, तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिल सकती हैं, कहीं पे 4 और कहीं पे 5। ठीक है, तो हमें मेनली कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। ओके, तो हम एटमॉस्फेयर को जनरली 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 परतों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो 5 परत क्या है? सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लो, ये क्या है आपका? ये है अर्थ। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है जहां पे लोग रह रहे हैं। ओके, अर्थ सरफेस से जब आप ऊपर जाते हैं, जो सबसे पहली लेयर मिलती है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्षोभ मंडल। ठीक, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, अभी इसके अंदर क्या है ये सब हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर यानी जिसको बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है,
जिसको समताप मंडल बोला जाता है। फिर आता है मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर मतलब कि मध्य मंडल जो है, मिजो मतलब मिडल, बीच में, ठीक, तो मध्य मंडल आपका है। फिर आता है थर्मोस्फेयर, यानी कि जो आपका जिसमें जिसको लोग आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में है जो है आपका बाह्य मंडल यानी एग्जोस्फेयर, ठीक। तो ये 5 लेयर हैं, ट्रोपोज, स्ट्रेटोज, मिजोस, थर्मोज, एक्सोस्फेयर। अभी ये तो मैं नहीं कहूंगा कि इसका सीक्वेंस पूछेगा, पर पूछ भी सकता है, कुछ भी आता है, तो आपको ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो आना चाहिए आपको, ठीक। तो अभी हम इनको एक एक करके समझेंगे, और काफी सारे डायग्राम मिलेंगे, हम वहां से इनको जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू ही चलेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको ट्रोपोस्फेयर, यानी कि जो क्षोभ मंडल है। ट्रोपोस्फेयर क्या हो रहा है, अ, इस पे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, मतलब कि आप क्या कह सकते हो, प्लेन रीजन से, गंगा के मैदान से जब आप पर्वत की तरफ, हिमालय की तरफ बढ़ोगे तो हाइट बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जैसे बनारस है वो 83 मीटर अबव मीन सी लेवल है, 83 मीटर के हाइट पे है। लेकिन आप मसूरी के आगे धनौल्टी वगैरह पे जाओगे, मसूरी जाओगे तो वो 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की हाइट पे है। तो वहां पे ठंडा होता है मौसम रिलेटिवली। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटता जाता है, ये मेन प्रॉपर्टी है ट्रोपोस्फेयर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेम्परेचर दिया है एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस पे, और ये हाइट है, एल्टीट्यूड है आपको किलोमीटर्स पे, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रोपोस्फेयर, अगर हम सी लेवल के आसपास की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, लगभग 20 मान लो एवरेज पे, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ये देख रहे हो हाइट बढ़ रही है यहाँ पे, है ना, हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया, ठीक। अभी यहाँ पे कितने आ गए, 10 किलोमीटर से ऊपर चले गए, 11-12 किलोमीटर पे, तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा माइनस पे चला गया, ठीक है। तो जैसे आप मान लो माउंट एवरेस्ट को क्रॉस कर गए, ठीक, तो टेम्परेचर क्या है, माइनस में आ गया, वही वहां पे बता रहा है। तो ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, इनवर्स रिलेशन है ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटेगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, समताप, सम मतलब समान, और ताप मतलब तापमान, जहां पे जिस परत पे जिस लेयर पे टेम्परेचर सेम रहे, कोई चेंज नहीं आए, उस जोन को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कुछ दूरी तक के लिए सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है, ठीक है। ओजोन प्रेजेंट होने के कारण क्या है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ते हुए फिर से देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, तो इसमें देख सकते हो वापस से जैसे हाइट, इधर देख रहे हो हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है फिर से, ठीक। फिर स्ट्रेटोपोज आता है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर मिजोस्फेयर है, मिजोस्फेयर में कुछ ऐसी चीज नहीं है जो टेम्परेचर को बढ़ाए, तो अगेन हाइट के साथ टेम्परेचर घट रहा है, और यहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर आएगा लगभग आपका -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक। फिर थर्मोस्फेयर, फिर यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, आयनोस्फेयर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आयनोस्फेयर होने के कारण क्या है, आपका दोबारा से टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। तो ये अल्टरनेट है, पर इनके अलग अलग रीजन है, ऐसा नहीं कि अभी नीचे वाले ने ऐसा किया तो हम ऊपर में ऐसा कर रहे हैं, नहीं, वो उसका एक प्रॉपर रीजन है, क्यों घट रहा है क्यों बढ़ रहा है, इसको हम लोग समझेंगे एक एक लेयर जब हम पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो, इस पे भी दिया है, ये ओजोन ऑफ लेयर सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, जिसकी हाइट जो है 8 से 10 किलोमीटर के बीच में, जो वेरी करती है रीजन टू रीजन। फिर स्ट्रेटोस्फेयर है जो 50 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है, मतलब अर्थ सरफेस, ट्रोपोस्फेयर के बाद अगले 50 किलोमीटर तक। फिर मिजोस्फेयर है, मध्य मंडल है, जो 80 किलोमीटर की हाइट तक है, अर्थ सरफेस से लेके 80 किलोमीटर तक, ये, ठीक। फिर थर्मोस्फेयर है 400 किलोमीटर की हाइट तक, फिर एग्जोस्फेयर है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी वही सेम चीज इन्होंने बताया, ये देख सकते हो किस तरीके से टेम्परेचर घट रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ रहा है, ठीक। तो ये यहाँ पे भी चीजें बताई गई हैं। ओके, सेम थिंग इज गिवन इन दिस डायग्राम ऑल्सो, ट्रोपोस्फेयर जो अबाउट 10 किलोमीटर के आसपास है, 8 कहीं पे 12, वो अभी हम पढ़ेंगे। फिर समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर की हाइट तक है, ठीक है। फिर मेसोस्फेयर 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक, ये 50, फिर यहाँ से 80, ठीक, ये 80 है, ये 50 है आपका, ये 10 किलोमीटर, और ये जीरो सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे। फिर थर्मोस्फेयर अगले 400 किलोमीटर तक है, यहाँ पे इसने 700 लिख दिया है, ठीक।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रोपोस्फेयर की। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। तो ट्रोपो हिंदी में भी मिलेगा, ठीक। इसकी कुछ प्रॉपर्टियां ये समझना है। ट्रोपोस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है ये वैरी करती है, ठीक। तो ये आपको इक्वेटर पे कहीं कहीं पे लिखा हो सकता है, इक्वेटर पे 16, कहीं पे 20 और कहीं पे 18, ठीक, वैरी करता है, ठीक। तो हाइट क्या है? ये आपको इक्वेटर पे इसकी हाइट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो एयर ज्यादा दूर तक एक्सपेंड करेगी, ज्यादा हाइट तक एक्सपेंड कर सकती है। पोलर रीजन पे आपकी ट्रोपोस्फियर थोड़ा नीचे होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो हाइट, सॉरी, एयर जो है वो एक्सपेंड, फैल नहीं पा रही है, ठीक है। तो हाइट क्या है आपकी? 18 किलोमीटर ऑन इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ऑन पोल, ठीक। ये वेरी करेगी, ठीक है। सीजन के हिसाब से भी वेरी करती है। ठंडियों में हाइट कम हो जाती है और गर्मियों में हाइट बढ़ जाती है, ठीक। तो हाइट 18 किलोमीटर ऑन इक्वेटर और 8 किलोमीटर ऑन द पोल, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, ठीक है। और फिर इसकी थिकनेस की बात करें, वही क्यों इसकी हाइट ऐसे है? इट इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट, ठीक। इक्वेटर पे इसकी हाइट ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, इंसोलेशन ज्यादा रिसीव हो रहा है, जिसके कारण एयर दूर तक एक्सपेंड कर रही है, ठीक। फिर आता है ट्रोपोस्फेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, जो धूल कण हैं या जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, वो सब आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर आपको देख इस तरीके का मिल रहा है। जो भी वेदर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी वेदर चेंजेस हैं, वो तड़ित झंझा हो यानी थंडर स्टॉर्म हो, हेल स्टॉर्म हो, कुछ बारिश हो, कुछ भी हो, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं, जो वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, मौसम से संबंधित, वो सारी आपको ट्रोपोस्फेयर की लेयर में ही देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल द वेदर एक्टिविटीज आर हैपनिंग ऑन द ट्रोपोस्फेयर लेयर ओनली, ठीक है। जो भी वेदर एक्टिविटीज हैं, दिस द एयर नेवर रिमेन स्टैटिक इन दिस लेयर। एयर जो है कंटिन्यूअस मूव करती रहती है, स्टैटिक नहीं है। इसलिए इस लेयर को चेंजिंग स्फीयर या फिर ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर मतलब चेंजिंग लेयर, इसलिए इसको चेंजिंग लेयर भी कहते हैं, क्योंकि एयर डायनेमिक है, उस वो स्टैटिक नहीं है अपनी जगह पे, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें, तापमान में कैसे इसमें चेंजेस हो रहे हैं इस लेयर में, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर, मतलब कि हर 165 मीटर की हाइट पे आप बढ़ोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। सो इट, ये यहाँ पे लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक। या ये यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर, या फिर इसी को बोल सकते हैं, दूसरा क्या है, इसको बोल सकते हैं हम लोग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है, या 1 किलोमीटर। ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिर द ओजोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। अब इस ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। तो इन दोनों के बीच में जो लेयर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं, सॉरी, ट्रोपोपॉज, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज नहीं। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आपका आता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज मतलब, पॉज मतलब रुक जाना, और ट्रोपो किसका रुकना? ट्रोपो जो आपकी क्षोभ मंडल है उसका रोकना जो है, वो आपका ट्रोपोपॉज कहलाता है। तो ये आपको यहां से जानना है। सेम चीज यहाँ पे लिखी है, क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर या विक्षोभ प्रदेश भी बोला जा रहा है। ये नामक शब्द प्रयोग, इसको जो भी ये नाम है, ये आपको तिजरस डी बोर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले यूज किया गया। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि भूमध्य रेखा पे आप देख सकते हो 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर ये 8 से 10 किलोमीटर की हाइट तक ही है, ठीक है। इसका रीजन है, जैसे यहाँ पे भी बता रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि होती है, मतलब ये 18 से 20 हो सकती है, ठीक है। लेकिन वहीं शीत ऋतु में ये घट सकती है, 18 से 16 किलोमीटर की हाइट भी हो सकती है। इस मंडल की जो प्रमुख विशेषता है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है, मतलब जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कह रहे हैं, ठीक है। तो वो है कि आपको हर एक 165
मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा, वो चीज बता रहा है। इसमें सर्वाधिक क्षैतिज और लंबवत तापांतर होता है, मतलब आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है, हम वो पढ़ेंगे बाद में। इस भाग में गर्म और शीतल होने का कार्य, विकिरण, संचालन और संवहन, तो जो भी आपकी मौसम संबंधित क्रियाएं हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो सारी इस परत में ही हो रही हैं। वही यहाँ पे लिखा है, इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। परिवर्तन चेंजिंग लेयर, परिवर्तन मंडल क्यों? क्योंकि समस्त मौसमी घटनाएं जो हैं वो इसी मंडल में घटित हो रही हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के बारे में दिया गया है। फिर आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? इसकी हाइट, जैसे कि मैंने बताया कि आपका ट्रोपोपॉज के बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो है आपका स्ट्रेटोपॉज, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, समताप मंडल। तो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, जो स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है, उसमें लगभग सेम आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट द सेम इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर। तो टेम्परेचर क्या है, निचले हिस्से में लगभग सेम होता है अप टू दी हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लगभग सेम टेम्परेचर है, तभी उसका नाम समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक। लेकिन कुछ हाइट के बाद क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लोली विद द इंक्रीज इन दी हाइट। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कुछ हाइट के बाद क्या है, बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों? द टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस, क्योंकि यहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर के हाइट के आसपास ओजोन गैस प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ही आपको स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ हाइट के बाद टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वही यहाँ पे लिखा है। द एयर ब्लोज हॉरिजेंटली, यहाँ पे बहुत ही क्षैतिज हवाएं चलती हैं, कोई वर्टिकल डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए इस लेयर में आपको क्या है, इस परत में आपको जो फ्लाइट है, जो हेलीकॉप्टर, जो एरोप्लेन वगैरह हैं, जो फ्लाइट है, वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उन्हें डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, हॉरिजेंटली हवाएं चल रही हैं, लेट्स से इस तरीके से हॉरिजेंटली हवाएं चल रही हैं, इसी में आपको क्या है, फ्लाइट भी इजीली मूव करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको, इसलिए इसको बोलते हैं दिस लेयर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के लिए बेस्ट कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, ठीक है। फिर जहां स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है उसको हम स्ट्रेटो पॉज के नाम से जानते हैं। ओजोन गैस के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये यूवी रेज, जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं, उनको एब्जॉर्व करती है, और जो ओजोन गैस की थिकनेस है उसको हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, और ये जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था तब ये आया था क्वेश्चन, तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो आपका ओजोन है, जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में मेजर करते हैं, ऐसे जो ओजोन है हमारी, उसकी जो थिकनेस है उसको हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ओजोन को डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये ओजोन क्या है, ये आपको पता है, स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पोर्शन में ही मेनली प्रेजेंट है, 20 से 30, 20 से 25 किलोमीटर की हाइट के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे मदर पर्ल क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ये हम पढ़ेंगे पर्ल क्लाउड, तो इनकी हाइट जो है वो 12-12 किलोमीटर की होती है, ठीक है। जो मदर पर्ल क्लाउड है उनकी हाइट 12 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में ही उनका फॉर्मेशन होता है, जो हम पढ़ेंगे क्लाउड वाले चैप्टर में, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल से अगले 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ये देखने को मिलता है, ठीक। तो कुछ विद्वान ओजोन मंडल को इसी में सम्मिलित करते हैं, कुछ अलग बताते हैं, तो आपको इतना नहीं वो देखना है। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे उसका नाम है समताप मंडल, मतलब कि तापमान सामान्य है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ओजोन के बाद, जहां से ओजोन प्रेजेंट है, उसके बाद क्या हो रहा है, आपका तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है, ठीक है। यहाँ संघनन से विशिष्ट प्रकार के मुक्ताब मेघ का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने कहा है, जो आपके मदर पर्ल क्लाउड है, तो जो मुक्ताब मेघ है वहां पे इनका निर्माण होता है, ठीक है। और ये गिरने वाले बूंदों को नॉक्टिलिसन कहते हैं, जो भी इससे वो होती है, तो बहुत ही शाइनिंग ग्लिटरी टाइप के ये बादल होते हैं। ये मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त है, यहाँ पे कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई भी मौसम की जो घटना है वो यहाँ पे नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वायुमान चालकों के लिए ये उत्तम परत है या उत्तम लेयर है, आइडियल कंडीशन है जो भी फ्लाइट के लिए, ठीक है। और
इसका भी नाम तिजरान्स डी बोर के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं मीजोस्फीयर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मीजोस्फीयर की हाइट क्या है? स्ट्रेटोपॉज के अगले 80 किलोमीटर तक जो है वो आपका मीजोस्फीयर पाया जाता है, जिसको हम मध्यमंडल कहते हैं। तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मध्यमंडल पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे अगेन टेम्परेचर हाइट के साथ घटेगा। सो टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद हाइट विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड रीचेज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा, और क्योंकि यहाँ पे कोई ओजोन वगैरह है नहीं, ठीक, तो और ये टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है। तो तापमान में ऊंचाई के साथ हास्य होता है। तापमान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटता जाता है। और मिटेयर्स और फॉलिंग स्टार जो होते हैं, जो मिटेयर्स होते हैं जिसको टूटता तारा कहते हैं, फॉलिंग स्टार होते हैं, वो इसी लेयर में गिरते हैं, इसी लेयर से गिरते हैं। ठीक है। सो मिटेयर्स और फॉलिंग स्टार्स अकर इन दी मिजोस्फेयर। तो एम फॉर मिट्योर्स, एम फॉर मिजोस्फेयर, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और जहाँ पे मिजोस्फेयर खत्म होता है, अपर लिमिट जो है मिजोस्फेयर की मध्यमंडल की, उसको हम मिजोपॉज के नाम से जानते हैं। तो न्यूनतम तापमान की सीमा जो है जहाँ पे मिजोस्फेयर मध्यमंडल खत्म हो रहा है उसे मिजोपॉज कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है? जैसे मैंने कहा कि ये मिजोस्फेयर मिजोपॉज के बाद मिजोपॉज के बाद क्या है आपका? मध्यमंडल के बाद 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो आपको पाया जाता है वो थर्मोस्फेयर कहलाता है। ठीक है। इसको आइनोस्फेयर भी कुछ कहते हैं, कहीं कहीं पे आइनोस्फेयर एक अलग लेयर बताई जाती है। तो थर्मोस्फेयर इज ऑलमोस्ट आइनोस्फेयर, वही है आइनोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे चार्जली एक्टिव आयंस पाए जाते हैं, अलग अलग चीज के आयन पाए जाते हैं। ठीक है। जो भी है, इट कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस। यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होने के कारण क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। जो भी रेडियो वेव्स हैं जो अर्थ से आ रही हैं वो वापस आयन से टकरा के वापस अर्थ पे जाती हैं। ठीक है। तो जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन है वो इस आइनोस्फेयर के कारण हो रहा है। ठीक है। जो भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड विद थर्मोस्फेयर। ठीक है। द टेम्परेचर है स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट। यहाँ पे टेम्परेचर अगेन हाइट के साथ बढ़ता चला जाता है क्योंकि आयन प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये चीज है। ओके। आइनोस्फेयर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, अलग अलग उस पर डिवाइड किया गया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, इनके नाम ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे कहा कि 80 किलोमीटर से अगले जो हाइट तक है वो आइनोस्फेयर है। तो 80 यहाँ पे देख सकते हो ये 60 लिखा है, या आप इसको 80 कर सकते हो। तो 80 से लेके 99 किलोमीटर की हाइट तक, ठीक है, 80 टू 99 मतलब 100 मान लो, उसको डी लेयर बोला जाता है। इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी है कि शाम में ऐसी कंडीशन होगी, सुबह ऐसी होगी। आप पढ़ सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। तो डी लेयर क्या है? 80 से 99 किलोमीटर की हाइट तक है, उसको हम डी लेयर बोलते हैं। ये देख सकते हो आप, डी रीजन। ठीक। ये डी रीजन कहलाता है। फिर ई लेयर है जिसको कैनेले हैवीसाइड लेयर भी बोला जाता है। ठीक। तो नाम याद रखिएगा कि ई लेयर को ही कैनेले हैवीसाइड बोला जाता है, जो कि 99 से लेके 130 किलोमीटर की हाइट तक है। ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ई ई रीजन जो बता रहा है वो। फिर एफ लेयर है जिसको एप्लेटॉन लेयर भी बोलते हैं। तो 150 से लेके 380 किलोमीटर की हाइट तक आपका एप्लेटॉन लेयर आता है, जहां तक थर्मोस्फेयर है मेनली। और उसके बाद जो बचा 400 किलोमीटर से बाद जितना बचा वो जी लेयर कहलाता है। एफ को फर्दर डिवाइड करते हैं, F1 F2। ठीक। बुक में आप देखेंगे मिलेगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो मुझसे। तो जी लेयर है 400 से उस अब। ठीक है। तो इनके दोनों के नाम याद रखिएगा कि ई को कैनेले बोलते हैं और एफ को एप्लेटॉन बोला जाता है। एक मिनट। हाँ।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आयनोस्फेयर, जैसे मैंने कहा आपका, तो धरातल से 80 से लेके 640 या अलग अलग तक हाइट, क्योंकि इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, के बीच आयन मंडल का विस्तार है। जनरली ये 400 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आकाश का नील वर्ण, सुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति तथा उल्काओं की चमक एवं ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति भाग की विशेषता, इसमें आयन प्रेजेंट है इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, इसको फर्दर विभाजित कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 60 से 99, या आप 80 कर सकते हो, 80 से 99 को हम डी का विस्तार कहते हैं। फिर आपका 99 से 130 किलोमीटर तक E1 परत है। ठीक, और E2 है 160 किलोमीटर के अगले हाइट तक। फिर F1 F2 आता है, F1 F2 160 से लेके 320, ये जैसे पिछले 380 लिखा था, तो इसको एप्लिटॉन परत कहते हैं। और फिर G परत का विस्तार है 400 किलोमीटर की ऊंचाई के आगे जो भी चीजें हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे दी है, आप देख सकते हो इस टेबल पे नीचे जो चीजें दी गई हैं। फिर है आपका एग्जॉस्फेयर, जो कि लास्ट है, जो कि बाह्य मंडल है। एग्जॉस्फेयर क्या है? ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, आपकी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और इसकी ऊंचाई क्या है? 400 के बाहर, या 640, 400 जनरली मिलता है, तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो भी बचता है वो सब एग्जॉस्फेयर में आता है, बाह्य मंडल में आता है। यहाँ पर जो है आपको गैसेस हैं बहुत ही ना के बराबर हैं, यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह डोमिनेंट है। ठीक है, तो जो मुख्य गैसेस हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर अद्यतन शोधों के अनुसार यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग अलग परतें हैं। यहाँ पे इनकी अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, विच विल रीड इन दी नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हो, तो अभी हमने क्या है, लेयर वाइज डिवीजन किया। अभी हम गैसेस वाइज, मतलब केमिकल कंपोजिशन, जो उसका रासायनिक संरचना है वायुमंडल का, उसके आधार पे बांट डिवाइड करेंगे। तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। फर्स्ट वन इज योर होमोस्फेयर, एंड सेकेंड वन इज योर हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर क्या होता है? होमो मतलब सेम, ऐसा स्फेयर एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जहां पे सारी गैसेस जो है उनका प्रपोर्शन फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, दैट पोर्शन इज नोन एज होमोस्फेयर। तो ये 90 किलोमीटर की हाइट तक जो है, मतलब अप टू मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर तक, मध्य मंडल तक जो हिस्सा है वो होमोस्फेयर का है। यहाँ पे जो गैसेस हैं, जो भी अलग अलग गैसेस हैं, उनका प्रपोर्शन फिक्स है। मतलब कि अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर नाइट्रोजन 78% है, 78.08% है, तो ये आपको 5 किलोमीटर की हाइट पे भी 78.08% ही मिलेगा। प्रपोर्शन फिक्स है, क्या कहते हैं, 90 किलोमीटर की हाइट तक सारी गैसेस का। ठीक, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आप जान ही रहे हो कि 90 किलोमीटर तक है तो थर्मोस्फेयर आएगा, मतलब कि क्षोभ मंडल आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल आएगा, और मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल आएगा। तीन लेयर जो है वो आपकी होमोस्फेयर का पार्ट है। ठीक, वहीं पे जो 90 किलोमीटर के बाद का जो हिस्सा है, जहां से थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर ये सब चालू होता है, तो उसे हम हेट्रोस्फेयर कहते हैं। तो 90 किलोमीटर के बाद जो भी बचता है वो सब हेट्रोस्फेयर में आता है। हेट्रो मतलब हेट्रोजिनिटी ना, जो सेम ना हो, इक्वल ना हो, प्रोपोर्शन फिक्स ना हो। सो वेरिएशन इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जो गैसेस हैं उनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, लेयर हाइट के हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टी बदल रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही है। इसमें 4 लेयर, और ये चारों लेयर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइट्स याद रखनी है इनकी और नाम याद रखने हैं। तो 90 से लेके 200 किलोमीटर की हाइट तक जो है उसको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन डोमिनेंट है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो इस लेयर पे डोमिनेंट है। ठीक, फिर 200 से लेके 1100 किलोमीटर की हाइट तक जो हिस्सा है उसको एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन डोमिनेंट है। ठीक है, फिर 110 से, सॉरी ये 1100 लिखा है, 1100 से लेके 3500 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो हीलियम लेयर कहलाता है, वहां पे हीलियम डोमिनेंट है। और 3500 के बाद जो बचता है वो सारा आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर, मतलब वहां पे हाइड्रोजन डोमिनेंट है। तो फर्स्ट वी हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ये 4 सीक्वेंस है, ये मैच दी फॉलोइंग में आते हैं क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे सेम चीज दी है
कि वायुमंडल की जो रासायनिक संरचना है, तो 1992 में मार्शल और निकोलेट ने इस डिवीजन को दिया, वर्गीकरण दिया, इसको दो हिस्सों में बांटा है। पहला है सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। सम मतलब जो समान हो, ऐसा मंडल जहाँ पे सारी चीजें समान है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो सागर तल से 90 किलोमीटर तक है, जिसके अंतर्गत क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल शामिल है। ठीक है। जैसे पीछे मैंने बताया, इस मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोजन जो भी गैसेस हैं सदैव समान अनुपात में रहते हैं, इनका फिक्स्ड प्रपोर्शन है। ठीक है। हर एक हाइट पे सेम प्रपोर्शन पे पाई जाती हैं। ठीक। तो ये चीज है। जबकि जो दूसरा है विषम मंडल, जिसको हेट्रो स्फीयर कह रहे हैं, इस पे क्या है, इस मंडल में मिलने वाली विभिन्न गैसीय परतें एवं गैसों के अनुपात में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो डिफरेंट है। इसको हम चार उसमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका है आणविक नाइट्रोजन परत, जो 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। फिर आती है आणविक ऑक्सीजन परत, जो 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। फिर है आपका आपका आणविक हीलियम परत, जो 1100 से 3500, और 3500 के बाद 10,000 किलोमीटर की हाइट तक आपका क्या है, आणविक हाइड्रोजन परत। ठीक। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो यही आपको यहाँ पे बात थी, जो हमारा जो हमने शुरू किया था, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसका ये आपका पहला पार्ट है जो समझना था हमें। ठीक। फिर हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट द इंसोलेशन, सूर्य तप और हीट बजट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।